नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज विद दीपक जावला सर। तो क्लास एक हमारी केमिस्ट्री की हो गई थी, जिसमें हमने बात की थी कि तत्व क्या होते हैं और धातु, अधातु, उपधातु यानी तत्वों का वर्गीकरण की हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा था प्राकृतिक तत्व क्या हैं और कृत्रिम तत्व क्या हैं, कितनी इनकी संख्या है। तो आइए एक बार आप मेरे को रिवाइज करवाइए कि अपन ने क्या पढ़ा था और कहाँ तक का कवर कर लिया था। ठीक है, तो हमने पढ़े थे कुल तत्व, कुल तत्वों की संख्या कितनी थी हमारे पास 118। ठीक है, 118 जो थे हमारे पास क्या थे, कुल तत्व थे। ठीक है, इनमें से प्राकृतिक तत्व और कृत्रिम तत्व पढ़े थे। इसके बाद आपने क्या पढ़े थे, यहाँ पे धातु, अधातु और उपधातु, ये पढ़े थे हमने। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़े थे क्या, स्थायी तत्व और अस्थायी तत्व, ये सब हमने पढ़े थे। तो बताइए फटाफट, स्थायी तत्व, अस्थायी तत्व कितनी थी संख्या, रिवाइज करवाइए फटाफट। स्थायी तत्वों की जो संख्या थी वो थी हमारे पास कितनी, अस्थायी तत्व थे हमारे पास कितने, 38। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि 118 में से 38 माइनस करेंगे तो हमारे पास स्थायी तत्व कितने आ जाएंगे, 80। ठीक है, धातुओं की संख्या हमारे पास थी कितनी, 91 यानी 91। अधातु की संख्या हमारे पास थी कितनी, 20 और उपधातु हमारे पास थी कितनी, 7। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था ये चीज़ें। ठीक है, तो ये सब पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कि तत्व कहते किसे हैं, तत्व क्या है। उसके बाद हमने तत्वों के बारे में और आगे पढ़ा था कि रेडियोधर्मी यानी कि अस्थायी तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, और अब हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पीछे वाला रिवाइज करते रहिए साथ साथ में। आज हम धातु अधातु के बारे में जो हमने पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म की हमने बात कर ली थी। ठीक है जी, धातुओं के भौतिक गुणधर्म की हम बात कर चुके थे और यहाँ हमने बात की थी धातुएं जो हैं वो सामान्यतः कठोर होती हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक जो हैं वो उच्च होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी कि धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, यानी इन्हें पीट पीट कर एक पतली चादर में बदला जा सकता है। धातुएं तन्मय होती हैं, यानी इनको खींचकर एक लंबा तार बनाया जा सकता है। और मैंने आपको बताया था सोना यानी गोल्ड जो है ये सर्वाधिक तन्मय धातु है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, धातुएं ध्वनिक होती हैं, यानी जब इनको पीटा जाता है तो इनसे रिंगिंग साउंड बाहर निकलता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो भौतिक गुणधर्मों की बात हमने कर ली थी। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, धातुएं आघात वर्धनीय है और दूसरा क्या था, तन्मय होती हैं सॉरी, ध्वनिक होती हैं, गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं इनके। धातुएं कठोर होती हैं। ठीक है, विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक हैं। इतनी सब बातें हम कर चुके थे। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सर्वाधिक तन्मय धातु कौन सी है,
सोना, और सोना का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है क्या, Au। विद्युत और ऊष्मा की सुचालक यानी सर्वाधिक सुचालक जो है वो कौन है, Ag, यानी कि चांदी। ठीक है, इतनी सब बातें हो चुकी थी। ठीक है, अब इससे आगे भौतिक गुणधर्मों के अनुसार हम जो इन गुणधर्मों को क्या करती हैं, इनकी पालना करती हैं, उन सभी तत्वों को हम रखेंगे किसमें, धातुओं में। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो इन भौतिक गुणधर्मों की पालना नहीं करती, तो वो होंगे किसमें, अपवाद में। ठीक है जी, तो देखिए अपवाद क्या है। सोडियम एवं पोटेशियम कैसी धातुएं हैं, मुलायम धातुएं। सोडियम और पोटेशियम जो हैं ये कैसी धातुएं हैं, मुलायम धातुएं हैं। जबकि धातुओं के भौतिक गुणधर्म के अनुसार धातुएं तो कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन दो अपवाद मिले, कौन, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, दूसरा अपवाद नंबर 1। अपवाद नंबर 2 है पारा या मरकरी। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है कौन, हमारे पास पारा या मरकरी। पारा या मरकरी का सिंबल जो है वो क्या होता है, Hg। ठीक है, और मरकरी के अयस्क का नाम क्या है, साथ में याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जा हुआ है क्वेश्चन ये। मरकरी के अयस्क का नाम क्या है, सिनाबार, और सिनाबार का सूत्र होता है Hgs। मरकरी के अयस्क का नाम है क्या, सिनाबार, और सिनाबार का सूत्र है क्या, Hgs। ठीक इसी प्रकार से सोडियम का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होता है, Na, और पोटेशियम का जो होता है वो क्या होता है, K। ठीक है जी, इसके बाद तीसरा अपवाद सीजियम, प्रतीक चिन्ह है Cs, एवं गैलियम, प्रतीक चिन्ह है Za। धातुओं का गलनांक अत्यधिक निम्न होता है। सीजियम और गैलियम ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बिंदु जो है वो अत्यधिक निम्न होता है। यानी अगर सीजियम और गैलियम को हम क्या करें, अपनी हथेली पर रखें, तो हथेली की ऊष्मा पाकर ही मात्र ये क्या हो जाती हैं, पिघलना शुरू कर देती हैं। जबकि धातुओं के गलनांक और क्वथनांक जो हैं वो होते हैं उच्च। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गलनांक और क्वथनांक किस धातु का होता है, सर्वाधिक गलनांक एवं क्वथनांक वाली धातु। सर्वाधिक गलनांक एवं क्वथनांक वाली धातु कौन सी है भाई, आपके पास ओस्मियम जो है, ओस्मियम, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। सर्वाधिक घनत्व वाली धातु, सर्वाधिक घनत्व वाली धातु पूछी जाए तो कौन होगी, ओस्मियम होगी। और सर्वाधिक गलनांक और क्वथनांक वाली पूछी जाए तो कौन होगी, टंगस्टन, प्रतीक चिन्ह है इसका W।
सर्वाधिक गलनांक और क्वथनांक वाली धातु यदि पूछी जाए तो है आपके पास कौन? टंगस्टन यानी W जिसका प्रतीक चिन्ह है। और सर्वाधिक घनत्व वाली धातु पूछी जाए तो कौन है हमारे पास? ओस्मियम। ठीक है, ये जो मैं साइड में लिख रहा हूं ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको आवश्यक रूप से याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 अपवाद हुए कि सोडियम पोटेशियम जो हैं ये मुलायम धातु हैं, और ये धातुएं इतनी मुलायम हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। दूसरा, पारा यानी कि मरकरी जो है ये कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। और मरकरी के अयस्क का नाम क्या है? सिनाबार यानी कि HGS। सीजियम और गैलियम ऐसी धातुएं हैं जो कमरे के ताप पर क्या होती हैं? द्रव अवस्था में, ये जो हैं इनके गलनांक अत्यधिक निम्न होते हैं, कि इतने निम्न गलनांक है कि यदि इनको हथेली पे रखा जाए तो ये क्या होती हैं? पिघलना शुरू कर देती हैं। और सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन है आपके पास? टंगस्टन है। ठीक है, जिसका गलनांक बिंदु जो है वो लगभग 3380 से 3410 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, 3380 से लेके 3410 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है टंगस्टन का क्या होता है? गलनांक बिंदु होता है। टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है? यहां तक का विजिबल है? हाँ, विजिबल। बल्ब के तंतु में, बल्ब का जो तंतु होता है वो किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, बल्ब जो आता है उसके जो तंतु होते हैं वो किससे बने होते हैं? टंगस्टन धातु के बने होते हैं। और इसी के साथ बल्ब से जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस फिल की जाती है? आर्गन गैस। और आर्गन का सिंबल क्या है? AR। आर्गन गैस जो है वो बल्ब के अंदर फिल की जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस जो है बल्ब में आती हैं। ठीक है, मुख्यतः नाम किसका आता है? आर्गन गैस का आता है। ठीक है, तो यहाँ तक के ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ तक का नोट कीजिए। चलिए मैं रफ कर देता हूँ अब यहाँ तक का। अगला जो अपवाद है, अपवाद नंबर 4, Pb यानी कि लेड धातु। ठीक है, Pb उसका सिंबल है। लेड धातु जैसे आप सीसा धातु भी कहते हैं। सीसा धातु जो है ये विद्युत की कुचालक या फिर कैसी है? बुरी चालक है, बैड कंडक्टर है ये किसकी? विद्युत की। ठीक है, धातुएं जो हैं वो विद्युत और ऊष्मा की क्या हैं? अच्छी चालक होती हैं। लेकिन बुरी चालक कौन है? Pb। और सबसे अच्छी चालक मैंने आपको बताया कौन है? चांदी। ठीक है, तो ये कुछ अपवाद थे किससे जुड़े हुए? धातुओं से जुड़े हुए। ठीक है, अधातुओं से जुड़े हुए भी कुछ अपवाद हैं, वो भी साथ में नोट कर लीजिए। ब्रोमीन धातु जो है, ब्रोमीन यानी सिंबल क्या है इसका? Br। अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर धातुओं में पूछा जाए कि उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो नाम होगा किसका? मरकरी यानी पारा का। और यदि अधातुओं में पूछा जाए तो नाम आएगा किसका? ब्रोमीन का। ठीक है, इसी के साथ आयोडीन जो है
इसका सिंबल है क्या, आई। चमकीली ए धातु है। आयोडीन जो है ये कैसी है, एक चमकीली ए धातु है, जबकि धातुओं का गुण होता है क्या, चमकीला होना। ठीक है, धातुएं जो हैं वो कैसी होती है, चमकीली यानी लस्ट्रस होती हैं, उनमें एक धात्विक चमक पाई जाती है, जबकि यहाँ आयोडीन के अंदर क्या है, खुद की एक चमक पाई जाती है। ठीक है, तो ये थे आपके धातुओं और अधातुओं से जुड़े हुए कुछ अपवाद। अब जो है हम बात करेंगे किसके बारे में, तत्व के बारे में। ठीक है, कि तत्व को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तत्व को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। ठीक है, तो किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट कुछ इस प्रकार से किया जाता है, एक्स, जेड और ए, या फिर एक्स, जेड, ए। सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है जेड और सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है ए, या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में। ठीक है, यहां x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू क्या है, यहां पे तत्व का प्रतीक, z इक्वल टू यहां पे क्या है, परमाणु क्रमांक, और a इक्वल टू यहां पर क्या है आपके पास, द्रव्यमान संख्या। ठीक है जी, तो इस प्रकार से किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट किया जाता है, तत्व का निरूपण कुछ इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले तत्व की बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, देखिए तत्व का नाम क्या है, हाइड्रोजन। प्रतीक चिन्ह क्या है इसका, H। परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का होता है कितना, 1। ये जो परमाणु क्रमांक होता है ये किसी भी तत्व के परमाणु में, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाली प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, यानी किसी भी तत्व के जो परमाणु हैं और उस परमाणु का जो नाभिक होगा, और नाभिक के अंदर कुल प्रोटॉनों की संख्या जो है वही किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास परमाणु की संख्या, जो आपके प्रोटॉन की संख्या है वो कितनी है, 1 है। तो लिखूंगा प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 1। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 0। जी हाँ, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की संख्या ये भी कितनी होगी, 1। अगर उदासीन परमाणु है, यदि आपका परमाणु जो है वो उदासीन है, तो उसके पास जितने प्रोटॉन होंगे उसके बराबर संख्या में क्या मिलेंगे आपको, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो कौन सा है, नेगेटिव, जबकि प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो होता है पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन जो है ये कैसा होता है, उदासीन। ठीक है, ये तीनों जो हैं परमाणु के अंदर पाए जाने वाले 3 अवपरमाणविक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से न्यूट्रॉन जो है ये उदासीन होता है, प्रोटॉन जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है। तो इतनी सारी बातें हमने इसके बारे में की। अब आइए इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक का नोट कीजिए, उसके बाद मैं रफ करके इसके बारे में आपको और फैक्ट बताता हूँ हाइड्रोजन के बारे में, जो
परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप इसका। ठीक है जी। ये मैं एक बार लिखा रहने देता हूं, अपने अभी काम आएगा। देखिए, अब प्रतीक चिन्ह आपके पास है, ये लिखा H। परमाणु क्रमांक जो है इसका कितना है 1, तो यहां लिखा जाएगा परमाणु क्रमांक। उसके बाद परमाणु भार कह दें या द्रव्यमान संख्या कह दें, वो यहाँ या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता था। तो H1 और यहाँ 1 या फिर H1 1, इस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु का निरूपण किया जाता है। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह के साथ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां से पता लगा द्रव्यमान संख्या कितनी होती है परमाणु हाइड्रोजन की 1, या फिर एग्जैक्टली देखें तो कितना होता है 1.0078 यूनिफाइड। ठीक है, परमाणु भार को जो है, परमाणु भार की इकाई क्या है यूनिफाइड। क्या है यूनिफाइड। परमाणु भार की इकाई क्या है बेटा जी यूनिफाइड या AMU। यूनिफाइड या AMU जो है ये परमाणु भार की क्या होती है इकाई होती है। ठीक है, और 1 AMU जो होता है बराबर होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के बराबर होता है। और किलोग्राम में कितना होगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये है परमाणु भार की इकाई। ठीक है जी, तो ये तो कुछ फैक्ट्स थे हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में। अब और बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो गैस है या हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद जो सर्वाधिक पाई जाती है वो है कौन हीलियम। ठीक है, दूसरे नंबर पे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाती है कौन हीलियम। तो हाइड्रोजन गैस जो है ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, दूसरा ज्वलनशील गैस है। कैसी गैस है जी ज्वलनशील गैस है। इसके जो खोजकर्ता हैं, खोज किसने की इसकी हेनरी क्वेंडिस ने, यानी H क्वेंडिस ने। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की है हेनरी क्वेंडिस ने की है। ठीक है, इसके बाद ज्वलनशील गैस है, रंगहीन है, रंगहीन, स्वादहीन, रंगहीन भी है और स्वादहीन गैस है। ठीक है, रंगहीन और स्वादहीन गैस है। देन इसके बाद अगला क्या है भविष्य का ईंधन। इस गैस को जो है वो भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। या प्रदूषण रहित ईंधन, इसे प्रदूषण रहित ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को जो है प्रदूषण रहित ईंधन भी
कहा जाता है। इसके बाद अगला जो अपने पास आता है कि इसका जो कैलोरीफिक मान है, ऊष्मीय मान कह दूं, ऊष्मीय मान या फिर कैलोरीफिक मान, ऊष्मीय मान कह दो या फिर कैलोरीफिक मान कह दो, कितना होता है इसका 150 किलो जूल पर ग्राम। कितना होता है जी 150 किलो जूल पर ग्राम। सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है किसका, हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, एलपीजी का कितना होता है, एलपीजी का ऊष्मीय मान, एलपीजी का ऊष्मीय मान होता है कितना जी 50 किलो जूल पर ग्राम। एलपीजी का कितना होता है जी 50 किलो जूल पर ग्राम। कैरोसिन, कैरोसिन का ऊष्मीय मान 48 किलो जूल पर ग्राम। देखिए साथ साथ में ये जो रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको साथ साथ में बता दे रहा हूँ, जो आपको याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा ये अपन नहीं कह सकते। ठीक है, तो जो संभावित चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ में बता रहा हूँ, आप इनको नोट करते रहिएगा साथ साथ में। अगला है मीथेन गैस। मीथेन का जो ऊष्मीय मान है वो कितना होता है 55 किलो जूल पर ग्राम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गैसेज हैं जिनके कैलोरीफिक मान जो हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। सर्वाधिक किसका होता है अपने पास हाइड्रोजन गैस का, कितना होता है 150 किलो जूल पर ग्राम, 150 किलो जूल पर ग्राम। यानी कि आप जो है जब 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस को क्या करते हो, बर्न करते हो, जलाते हो, तो वहाँ से 150 किलो जूल जो है वो ऊष्मा बाहर निकलती है। ये होता है इसका ऊष्मीय मान। ठीक है, लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट। हो गया जी, चलिए तत्व नंबर 2 है हमारे पास हीलियम। तत्व का नाम क्या रखेगा, तत्व का नाम हीलियम। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह होगा इसका क्या He। परमाणु क्रमांक जो होता है इसका 2, यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 2। अगर प्रोटॉन 2 हैं और हीलियम उदासीन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये भी कितनी होगी 2। न्यूट्रॉनों की संख्या ये भी कितनी होती है 2। परमाणु भार 4 AMU या फिर 4 यूनिफाइड। ठीक है, तो तत्व का नाम है हीलियम, प्रतीक चिन्ह है He, परमाणु क्रमांक होता है 2, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2, न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है 2, और परमाणु भार जो है वो कितना है 4 AMU 4 AMU। दूसरा सबसे हल्का तत्व है, कैसा है भाई, दूसरा सबसे हल्का तत्व कौन है हीलियम। तो पहला कौन है
सबसे हल्का तत्व किसे कहा गया है? हाइड्रोजन को। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। और 2 नंबर पे सबसे ज्यादा हल्का तत्व कौन है? हीलियम। ठीक है, इसकी जो खोज है हीलियम की, सूर्य के एटमॉस्फेयर पे इसकी डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, सूर्य के एटमॉस्फेयर पे जो है हीलियम की डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम एवं थोरियम के रेडियो एक्टिव डिके से हीलियम उत्पन्न होती है भाई। और रेडियो एक्टिव तत्व, अस्थायी तत्व क्या होते हैं ये मैंने बताया था आपको कि ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं के नाभिक जो हैं वो अस्थायी होते हैं, वो लगातार क्या करते हैं? ऊष्मा का निष्कासन करते हैं, रेडिएशंस को बाहर निकालते हैं, एनर्जी को एमिट करते हैं। ऐसे तत्वों को हम कहते हैं क्या? रेडियो एक्टिव तत्व या फिर रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम और थोरियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व हैं। जब इनका डिके होता है, जब इनका अपघटन होता है, तो वहाँ से क्या उत्पन्न होती है? हीलियम उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट इसके बारे में याद रहेंगे। उपयोग कहाँ कहाँ होती है ये? गुब्बारों में इसको भरा जाता है। हीलियम गैस को कहाँ भरा जाता है? गुब्बारों में। हीलियम गैस के गुब्बारों में से फिल किया जाता है। ठीक है, और कहाँ? गोताखोरों के ऑक्सीजन टैंक में। गोताखोरों के जो ऑक्सीजन टैंक होते हैं उसमें भी फिल किया जाता है किसको? हीलियम गैस को। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका गोताखोरों वाला। ठीक है, तीसरे समझाऊंगा मैं आपको अभी। और क्या है? क्रायोजेनिक एजेंट के रूप में, क्रायोजेनिक एजेंट के रूप में। क्रायोजेनिक एजेंट कौन से होते हैं? यदि आपको क्या करना है? बहुत ही कम तापमान पर किसी सब्सटेंस को स्टोर करना है, ठंडा करना है, तो उस एजेंट को हम क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक एजेंट कहते हैं। ठीक है, गोताखोरों के ऑक्सीजन टैंक में देखिए, बात को ध्यान से सुनिएगा कि जैसे जैसे दाब का मान बढ़ता है, प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे गैस की जो सोल्युबिलिटी होती है, यानी जो घुलनशीलता होती है गैस की किसी द्रव में, वो बढ़ जाती है। ठीक है, दाब का मान बढ़ने पर गैस की जो घुलनशीलता है किसी द्रव के अंदर, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ये नियम दिया था किसने? हेनरी ने। किसने दिया था जी? हेनरी ने। यानी हेनरी के अनुसार, यदि हम क्या कहें? हेनरी के अनुसार दाब बढ़ने पर गैस की द्रव में घुलनशीलता बढ़ती है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बात है, हमने भी लगा दिया इंपॉर्टेंट। तो अगर दाब का मान बढ़ता है तो गैस की जो घुलनशीलता होती है द्रव के अंदर वो भी बढ़ जाती है। तो जो गोताखोर थे, पहले इनके जो टैंक होते थे इसके अंदर पहले नाइट्रोजन गैस फिल की जाती थी। जैसे ही गोताखोर पानी की गहराई में जाते थे तो गहराई के अंदर दाब का जो मान है वो क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। अब दाब का मान बढ़ने पर क्या होगा? घुलनशीलता जो होगी वो बढ़ जाएगी, यानी तेजी से नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या होती थी? हमारे रुधिर के अंदर, ब्लड के अंदर घुलना शुरू हो जाती थी। ठीक है जी, अब जब ये गोताखोर पानी की गहराई से बाहर आते थे, तो जब पानी की गहराई से बाहर आएंगे तो दाब का मान जो है वो भी क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। और दाब का मान घटने पर
जो गैस की घुलनशीलता है द्रव के अंदर वो भी क्या होने लग जाती थी, घटने लग जाती थी। तो झटके से जब वो बाहर आते थे, तुरंत जब बाहर आते थे, तो नाइट्रोजन की जो घुलनशीलता वो कम होती थी और ब्लड के अंदर से नाइट्रोजन गैस जो तीव्रता से बाहर निकलने लगती थी और बबल्स के रूप में बाहर निकली। उसके बबल्स, कैपिलरीज जो हैं वो क्या हो जाती थी, ब्लॉक हो जाती थी। हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। ये बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है, जिस वजह से जो बैंड प्रॉब्लम, मेडिकल कंडीशन हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, बैंड्स। क्या कहते हैं भाई, बैंड्स। बैंड्स जैसी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन का सामना करना पड़ता था, बैंड कंडीशन का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमने इसके अंदर साथ में कौन सी गैस मिला दी, यानी डाइल्यूट कर दिया, तनुता बढ़ा दी, किसके रूप में, हीलियम के रूप में। ठीक है, अब लमसम 11.7% के आसपास जो है वो हीलियम गैस जो है गोताखोर के ऑक्सीजन टैंक में मिलाई जाती है। कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और कुछ अमाउंट में वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, तो गोताखोरों के जो ऑक्सीजन टैंक होते हैं उनमें मिलाई जाती है कौन, हीलियम गैस। ठीक है, यहाँ तक हुआ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। हो गया जी, ठीक है जी। आइए तीसरा तत्व कौन है आपके पास, लिथियम। प्रतीक Li, परमाणु क्रमांक 3, परमाणु भार 7। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, परमाणु क्रमांक 3 है, यानी नाभिक के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 3। यानी यहां लिख दूं, प्रोटॉन कितने होंगे, 3। और यदि आपका परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 3। ठीक है जी। तो परमाणु भार जो होता है ये होता है A इक्वल टू क्या होता है जी, P प्लस N, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। कुल प्रोटॉन आपके पास कितने हैं, 3, जबकि परमाणु भार कितना है, 7। तो 7 इक्वल है किसके, 3 प्लस N, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है जी, 4। लिथियम का जो उपयोग है वो कहाँ करते हैं, लिथियम आयन बैटरियों में। लिथियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, लिथियम आयन बैटरियों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो है आपकी एक मुलायम धातु है। मुलायम धातु मैं 2 आपको पहले बता चुका हूं, सोडियम और पोटेशियम कैसे धातु हैं, मुलायम धातु हैं। तीसरी आपके पास कौन है मुलायम धातु में, लिथियम है। ठीक है, धातुओं में सबसे ज्यादा हल्की है, सबसे हल्की धातु है। और कुल धातु कितनी है बेटा जी, 91, यानी 91 धातुओं में सबसे ज्यादा हल्की धातु कौन है, लिथियम धातु। ठीक है जी, तो ये कुछ और फैक्ट्स थे लिथियम से जुड़े हुए। ठीक है, अब इससे आगे के जो एलिमेंट हैं वो मैं आपको करवाऊंगा अगली कक्षा में। ठीक है, देखिए जो सारे एलिमेंट्स हमें नहीं पढ़ने हैं वो एलिमेंट्स हमें पढ़ने हैं या उनके बारे में फैक्ट्स हमें याद रखने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा ऊपर का लेवल है नहीं, सीईटी में यहाँ तक का पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको केवल वही एलिमेंट करवाऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है, और वही फैक्ट मैं बताऊंगा जो कभी ना कभी परीक्षा में पूछे हुए हैं या जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, इससे आगे के एलिमेंट्स की बात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।